नीता जी, जब आपसे कुछ समय पहले बात कर रहा था तो आपने मुझे एक अचंभित आइडिया की बात कही थी कि बच्चा भी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे कपड़े डिज़ाइन होते हैं। जी बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं कि डिज़ाइनर का ज़माना है, एवरीथिंग डिज़ाइनर चाहिए। तो ये डिज़ाइनर सुनते सुनते मैंने भी वही सोचा, व्हाई नॉट अ डिज़ाइनर बेबी। आपसे बार बार यही पूछा था, लड़का हो लड़की हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमें ये चाहिए कि हमारा बच्चे का रंग साफ हो। इस रंग की वजह से हम दोनों को बहुत सारे रिजेक्शंस हमें फेस करने पड़े थे कि जो हमने फेस किया हमारा बच्चा ना फेस करे। क्या ये डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो कुछ ऑनलाइन गूगल पे दिखता रहता है, क्या ये ऐसे कोई चीज़ कोई हेल्प करता है? हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन डज हेल्प अ लॉट इन कंसीविंग। आजकल रिसेंट इसमें काफ़ी ये देखा है ट्रेंड कि ज़्यादातर लोग ओनली वन चाइल्ड। तो आपके हिसाब से क्या है, सिबलिंग होना चाहिए? आपके विचार से क्या सही है? कपल्स को जब मिलती हूँ तो मैं वही पूछती हूँ, अभी आपका बच्चा बड़ा हो गया है? सेकेंड नहीं, अभी नहीं। वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल पॉडकास्ट विद तुषार, जहां हम हर बार एक नए विषय को नए एक्सपर्ट्स के साथ एक रेवोल्यूशनरी, इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल थॉट के साथ लेके आते हैं। आज आपके लिए जो हम विषय लेके आए हैं वो बहुत ही मज़ेदार है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए कपल्स हैं या जो बच्चा कंसीव करना चाहते हैं। बच्चा होना ये कौन से कपल का सपना नहीं होता। तो आज इस विषय को और रोमांचक, मज़ेदार और बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ बनाने वाले हैं। जो हमारे साथ आज जो गेस्ट स्पीकर हैं वो एक्सपर्ट गर्भ संस्कार स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए हेल्प कीजिए मुझे वेलकम करने में नीता अरोरा जी को। नीता जी नमस्ते, वेलकम टू आवर शो। सो नीता जी, मैं जब आपसे कुछ समय पहले बात कर रहा था तो आपने मुझे एक अचंभित आइडिया दी थी, मतलब आइडिया से आपने एक आइडिया की बात कही थी कि बच्चा भी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे कपड़े डिज़ाइन होते हैं। ये क्या नई बात है? जी बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं कि डिज़ाइनर का ज़माना है, जिसको देखो कि डिज़ाइनर कपड़े चाहिए, डिज़ाइनर फुटवेयर चाहिए, डिज़ाइनर हैंडबैग चाहिए, एवरीथिंग डिज़ाइनर चाहिए। तो ये डिज़ाइनर सुनते सुनते मैंने भी वही सोचा, व्हाई नॉट अ डिज़ाइनर बेबी। तो उसके ऊपर वैसे भी गर्भ संस्कार के प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स काफ़ी समय से ले ही रही थी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी थोड़ा सा हम अच्छे से फॉर्मुलेट करते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट लोगों को और अच्छे से समझ में आए। वंडरफुल। तो वाकई में अगर कोई कपल मेरे पास आता है, कंसेप्शन के पहले आता है कि नहीं अभी से क्या प्रिपरेशन करना है, तो 3-4 महीने पहले आते हैं ये कपल्स, उनको मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, वो फॉलो करते हैं। और कंसेप्शन के पहले अगर गर्भ संस्कार का वर्कशॉप वो लोगों ने किया है, जिन भी कपल्स ने किया है, तो उन्होंने जैसे बच्चे के बारे में सोचा था, मतलब सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक अंग उन्होंने डिस्क्राइब किया था और हूबहू वैसा ही बच्चा पैदा हुआ है। वाओ, अमेजिंग। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसेप्शन के पहले आओगे तो ही डिज़ाइनर बेबी होगा। आप बाद में भी कभी ज्वाइन करते हो तो 60-70 वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में आप गर्भ संस्कार का वर्कशॉप कर रहे हो। राइट। जल्दी करते हो तो परसेंटेज वाइज इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलते, लेट करते हो बट फिर भी रिजल्ट्स मिलते हैं। और अभी तक ऐसे कई पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे कई कपल्स हैं जिन्होंने कहा कि हमने जैसा बेबी डिज़ाइन किया था दिखने में हमें हूबहू वैसा ही बेबी मिला। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने कभी ये कॉन्सेप्ट सुना नहीं था, सो आई थिंक बहुत नई चीज़ है। आपसे जो नए कपल्स हैं उनको सीखने मिलेगी। थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली एक दो लाइन में अगर कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं तो बहुत मैं अच्छा। एक आपके साथ एक मेरे पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक कपल मेरे पास आए थे वर्कशॉप के दौरान और वो बस बार बार मुझे एक ही बात पूछते थे कि मेरे बच्चे का रंग गोरा होगा, फेयर होगा। मैंने कहा मैं जैसे आपको समझा रही हूँ, जो बता रही हूँ वो करोगे तो 100% चांसेस है वैसे होने के। चांसेस है? हाँ, प्रोवाइडेड कि मैं जो बोल रही हूँ आप वो फॉलो करिए। राइट। तो उन्होंने सब फॉलो किया और अक्सर ऐसा होता है कि कोई कपल्स
कंसेप्ट कंसीव कर लिया, वर्कशॉप किया, उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो मुझे मिलने भी आते हैं दिखाने के लिए कि ये देखो हमने जैसे चाहा था वैसा बच्चा हुआ। Amazing. तो एक कपल ऐसे ही मेरे पास आया कि मैम आपको मिलना है। मैंने कहा ज़रूर आइए। वो आए तो बैठे, मैंने उनको पूछा बेबी कैसे है, क्योंकि तब इतना याद नहीं रहता है लड़का हुआ क्या लड़की। हालांकि वो सब मुझे मैसेज करके बताते ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, बट कई बार ऐसा याद नहीं रहता है। तो मैंने कहा बेबी कैसे, बोले अच्छी है। मैंने कहा लाए नहीं, बोले वो क्या लेके तो आए हैं। एक 15 महीने की बेबी थी उनकी एंड ब्यूटिफुल लाइक अ डॉल, बिलीव मी। तो मैंने वो बच्ची को देखा, दोनों पेरेंट्स को देखा, बच्ची को देखा, पेरेंट्स को देखा, और मैं चुप हो गई, क्योंकि जो पेरेंट्स मेरे सामने बैठे थे उनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी विटिश था, और बेबी मतलब डॉल मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते, मैं कुछ बोली नहीं, मैं चुप बैठी। बट फिर वही सामने से बोले मैम आपने जो लुक दिया है ना, सारी दुनिया हमारे को ऐसे ही लुक दे रही है। क्या बताएं आपको, अगर आपको याद होगा तो हमने आपसे बार बार यही पूछा था, लड़का हो लड़की हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमें ये चाहिए कि हमारा बच्चे का रंग साफ हो। मैंने कहा बट आपको ये क्यों चाहिए था? बोले आप हमारा रंग देख रहे हो, इस रंग की वजह से हम दोनों को शादी में बहुत दिक्कत आई थी। अच्छा, बहुत सारे रिजेक्शंस हमें फेस करने पड़े थे, तो हमारी बस यही इच्छा थी कि जो हमने फेस किया हमारा बच्चा ना फेस करे। करेक्ट। मतलब बहुत क्लियर ऐसा था कि उनके मन में रंग का भेदभाव नहीं था, बट क्योंकि उनका एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था। हाँ। तो इट्स आई थिंक इट्स क्वाइट नेचुरल कि जिस वजह से दर्द मिला है उसकी दवा हमेशा व्यक्ति ढूंढता ही है। नहीं, और मैं महसूस करती हूँ, मैं खुद भी महसूस करती हूँ, और कई पेरेंट्स भी यही महसूस करेंगे कि जो दर्द और तकलीफ से हम गुजरे हमारे बच्चे ना गुजरे। सो ट्रू, सो ट्रू। बट नीता जी, मतलब ये तो आपने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, एक डॉल सी बेबी, डिज़ाइनर बेबी। लेकिन नीता जी, आजकल के दौर में अक्सर ऐसे देखा जा रहा है कि लोगों को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्पेशली नए कपल्स को। उनको वर्कलोड है, एक तरफ से साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि वे बच्चों को कैसे संभालेंगे। तो ये ऐसी विडंबना आज के ज़माने में क्यों चल रही है? कंसेप्शन का फियर जो है, स्ट्रेस का हो, बाहर के आर्टिफिशियल कंपटीशन जो है कि भाई हमारा घर इतना बड़ा है, इतना पैसा हम कमा देंगे, ये सारी भागदौड़ चल रही है। इसमें बच्चे को कंसीव करना कई बार डिले हो जाता है, लेट होता है, या वो डर पनपते रहता है और काफ़ी लेट हो जाता है। आपके क्या विचार है इस विषय में? एक्चुअली देखा जाए ना तो अभी लड़कियां अच्छी पढ़ लिख जा रही है, काफ़ी अच्छा उनका एजुकेशन हो रहा है, काफ़ी साल वो उसमें बिता रहे हैं एक लेवल तक, या एक कुछ हासिल करने के लिए, कोई डिग्री है तो उसमें काफ़ी उम्र निकल जाती है। पढ़ाई पूरी हुई तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ लिख गए हैं तो कहीं पे अच्छा जॉब करें। वो जॉब करते हैं और जॉब शुरू करते हैं, उसके 1-8 साल में ही शादी हो जाती है, क्योंकि उतनी उम्र हो जाती है। तो शादी के बाद कई बार वो जॉब कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते करते 1-2 साल के बाद ऐसा लगता है कंसीव करना है, तो वो उनके दिमाग में जो आता है, या उनका जो ये विचार है कि अगर मैंने अभी कंसीव किया तो मुझे जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा, अब मेरा प्रमोशन होने वाला था, फिर वो प्रमोशन नहीं हो पाएगा, फिर बच्चे के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर घर भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है, जॉब का भी देखना है, तो इसके लिए बेटर है कि अभी और थोड़ा समय में रुक जाते हैं। राइट, ये आपने सही कहा, क्योंकि अक्सर आजकल क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, नए कपल है, एस्पिरेशंस ज़्यादा होते हैं, और इसी एस्पिरेशन के समय में प्रमोशंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, खुद का घर बनाना, नई गाड़ी खरीदना, ये ऑल रिलेटेड टू अ ड्रीम, बट समवेयर वो फैमिली प्लानिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है साइकोलॉजिकली। बट ये आई थिंक दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल रादर देन द रियलिटी, करेक्ट? मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा तो इम्पैक्ट होता है, लेकिन हाँ, बट देखिए अभी जो मैं समझती हूँ
पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, तो मेरा समय पूरा उसमें चला जाता था कि अभी बिल्कुल और कुछ करने के लिए समय नहीं है। हाँ। बच्चा आ गया तो बच्चे के लालन पालन में, उनकी पढ़ाई, उनका सब करने के लिए समय निकल गया, वो पूरा हो गया। जैसे बच्चे बड़े हो गए कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, तो मैंने प्रोफेशन चूज़ किया, फिर मेरे प्रोफेशन के लिए भी समय मिला। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा अभी प्रोफेशन भी अच्छा चल रहा है, बच्चों का भी अच्छा चल रहा है, अब क्या करना है, अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, उसमें कुछ ना कुछ पोजीशन ली, कोई काम लिया, वो करना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैं अपने आप को एक्सपांड करती जा रही हूँ, वैसे वैसे समय मिलता जाता है। करेक्ट। तो ये खाली एक पहला फियर रहता है, बट सच में जब बच्चा आ जाता है बैलेंस हो जाता है। इट्स द लॉ ऑफ नेचर। नीता जी, एक बात बताइए, ये सब इसमें डीले, प्रेगनेंसी में डीले करवाना, कंसेप्शन में डीले कराना, ये सब क्या इनफर्टिलिटी ये भी कोई कारण है अदर देन स्ट्रेस? इनफर्टिलिटी की वजह से भी आज के ज़माने में महिलाएं, पुरुषों में इनफर्टिलिटी के चैलेंजेस की वजह से डीले हो रहा है? क्या ये इनफर्टिलिटी आपको लगता है किसी एडिक्शन की वजह से हो रहा है, या एडिक्शन से भी इम्पैक्ट कर रहा है? क्या आपके विचार है इसके विषय में? इनफर्टिलिटी का जो अब मैं रेशियो देख रही हूँ वो बहुत हाई होता जा रहा है। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल। हम लोग बस एक दौड़ रहे हैं, ना हमें पता है फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, हमें नींद का पता नहीं है, न्यूट्रिशनल फूड तो दूर दूर तक अभी हमारे दायरे में ही नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐड होती जा रही है इनफर्टिलिटी के लिए। और सेकेंडली, बोलना नहीं चाहिए क्या है, बट हम बहुत सारे कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। और जो मैं अभी देख रही हूँ आजकल की जो जनरेशन है, दो आई एम नॉट एन ऑर्थोडॉक्स, आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी ओल्ड जनरेशन, आज भी मैं जो यंग जनरेशन करती है आई हैंग अलॉन्ग विद देम, बट उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ बहुत अच्छे से स्मोक कर रही, ड्रिंक कर रही है। और ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं स्मोक या ड्रिंक नहीं करूँ तो वो स्टेटस नहीं है मेरा, दैट इज बिकम अ स्टेटस सिंबल फॉर गर्ल्स ऑल्सो। तो थोड़ा पीयर प्रेशर यंग यूथ्स के समय से शुरू होता है, ऐसा ही कुछ? पीयर प्रेशर भी है। पीयर प्रेशर तो ठीक है, शुरू में हो गया, बट अभी मैच्योरिटी लेवल आ गया है कि व्हेन यू आपको ऐसा लगता है कि मुझे आप भी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे बच्चा चाहिए, तो तब तो समझ में आता है कि अगर मुझ में ये आदतें रहेगी तो इसका डेफिनेट इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ने वाला है। हाँ। क्योंकि अभी हर कोई इतना एजुकेटेड हो गया है कि किन चीज़ों का असर मेरे बच्चे पे पड़ने वाला है। हाँ। तो ये भी मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ इसके लिए हिचकिचा रही है कि अभी मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। मज़े की बात तो ये है कि कई बार कंसीव होने के बाद वो छोड़ देते हैं, बट मेरे से आके सवाल पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं हम दोबारा कब सिगरेट और ड्रिंक ले सकते हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो इसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। दैट इज अ मेजर कंसर्न। एंड स्ट्रेस, आज आप छोटे, स्ट्रेस ये वर्ड हम लोग घर में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एक 5 साल का भी बच्चा, मुझे बहुत स्ट्रेस है। मैंने सुना, मैंने उनको पूछा इधर आओ ज़रा, मैंने कहा मतलब क्या होता है? वो मुझे नहीं मालूम, पर मम्मी और पापा अक्सर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे मत बोलो कुछ, मैं बहुत स्ट्रेस में, मुझे मत कुछ। तो बस वो बच्चे ने उसको अपना लिया है। ये स्ट्रेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। करेक्ट। आपने ये जो अभी जो एक एग्जांपल दिया, सिमिलर एग्जांपल वास्तव में मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में उनकी वाइफ को हैबिट थी, वो मराठी थे, तो वो बोलते थे मला ना डिप्रेशन आ गया। सो वो बच्चा बेचारा 3 साल का था, तो वो जैसे बोलना सीखा था उसने, तो वो भी बोलता था कि मला डिप्रेशन आल है। सो आई कैन इमेजिन कि ये मतलब ऐसे कहना भी वो एक नेगेटिव एनर्जी को आप अपने अंदर बुलाते हो। Absolutely. तो ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। हो सकता है स्ट्रेस हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दो तो शायद स्ट्रेस को मैनेज करने की क्षमता, शक्ति बढ़ जाए। अभी हाल ही की बात है, एक पार्टिसिपेंट है, यस उन कंसीव किया हुआ है, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, तो वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो रही है। तो मैंने कहा स्ट्रेस्ड
अगर कंसीव करने के बाद स्ट्रेस है तो हाई चांसेस ऑफ प्री मैच्योर डिलीवरी। तो मैं उनको वही बोली, कल ही उनको समझाया मैंने कि आप अपने आप को बोलो आई एम काम, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम पीसफुल, आई एम काम, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम पीसफुल। इससे क्या होगा? मैंने कहा आप करके देखो, 100 बार अपने आप को बोलो, फिर आपको पता चल जाएगा क्या होगा। सच में कुछ होगा? मैंने कहा करके देखो। मैं नहीं जानती, मेरे साथ होता है कि जब मैं ये बोलती हूँ मैं वाकई में काफ़ी काम हो जाती हूँ। तो जो चीज़ें मेरे लिए काम करती मुझे ऐसा लगता बाकियों के लिए भी काम करेगी। यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। एक्चुअली पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ये चीज़ ही ऐसी है कि अगर मैनिफेस्ट अच्छा करो, मेरा अनुभव है कोई भी विषय में मैनिफेस्ट अच्छा करो तो अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस शुरू होती है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस शुरू होती है तो बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है कि भाई चलो ठीक है। सो बट वेरी वेल सेड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और नीता जी एक बात बताइए, जब इनफर्टिलिटी का विषय आता है, क्या योगा अभ्यास से इनफर्टिलिटी को सपोर्ट होता है? मतलब सपोर्ट इन टर्म्स इनफर्टिलिटी को रिमूव करने में, या योगा से ये जो इशू है, ये प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे कपल्स ने शेयर किया कि योगा के कुछ आसन करने के बाद उन्होंने अच्छे से कंसीव कर लिया है। Okay. तो क्योंकि क्या होता है, योगा में भी हम अलग अलग आसन प्रैक्टिस करते हैं, तो कई बार कुछ हमारे ऑर्गन्स में कुछ टॉक्सिन्स मौजूद रहते हैं जो पुश बाहर नहीं हो पाते। तो योगा के कुछ आसनों की वजह से वो टॉक्सिन्स जब बाहर निकल जाते हैं, वो क्लियर हो जाता है, तो कंसीव करना आसान हो जाता है। Right. तो योगा एंड मेडिटेशन एज वेल। ओके, मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। राइट। मेडिटेशन मतलब क्या? हमारे विचारों को हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं। राइट। जो इतने फास्ट आ रहे हैं वो स्लो डाउन कर रहे हैं। व्हाट आर डिफरेंट डिजीजेज, मतलब आप डायबिटीज़ बोलो, ब्लड प्रेशर बोलो, या कोई भी डिजीज़ बोलो, ये किस वजह से हो रही है? बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो ये विचारों को ही अगर हमने स्लो कर दिया तो ये बीमारियों को भी हम दूर रख रहे हैं, और जो हमें चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। तो योगा मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंसीव करने के लिए भी। तो योगा कोई कॉमन योगा प्रैक्टिसेस हैं, या हर एक कपल को अपने हेल्थ और उसके चैलेंजेस के हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए योगा? क्या ये योगा वो खुद घर पर कर सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस पे पहले करना चाहिए और फिर बाद में घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए? जो मेरे हिसाब से तो एक्सपर्ट के गाइडेंस के थ्रू ही योगा करना चाहिए। और जब हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ और लोग भी मौजूद रहते हैं, तो ग्रुप एनर्जी बहुत अच्छे से काम करती। अच्छा आप कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल गया, चलो मैं भी करती हूँ, मुझे भी मिलेगा। और गाइडेंस लेना हमेशा ही अच्छा रहता है। एक्सपर्ट जब है मौजूद तो उनका बेनिफिट हमने लेना ही चाहिए। करेक्ट। क्योंकि वो कई वर्ष उसमें निकाल देते हैं वो चीज़ करवाने में, या ये वो एक आसन कराने में कई वर्षों का उनका एक्सपीरियंस रहता है। राइट। हाँ वो तो है। आई मीन वो हेल्प करता है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ योगा। कई बार कुछ चीज़ें हम गलत कर लेते हैं घर पे। ब्रीथ कब इन करना है, कब आउट करना है, कौन से पोजीशन। सूर्य नमस्कार में स्पेशली जब इन करना होता है तब आउट हो जाता है। सो आई गेट दैट। और क्या होता है, जब हम अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते, जहाँ पे पेन आया हम रुक जाते, बट सामने हमारे एक्सपर्ट रहता है ना, नहीं थोड़ा सा और आप कर पाओगे। हाँ वो एक एनकरेजमेंट होता है। वो एनकरेज। और दूसरी बात ये होता है कि भले हम घर में बोले करते हैं, बट घर में हमेशा आपके सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहने ही वाली है। अच्छा अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, अभी नहीं और थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, तो वो थोड़ी देर कभी ख़त्म नहीं होती। कंफर्ट जोन से व्यक्ति बाहर आता ही नहीं है। क्योंकि प्रायोरिटीज़ उस टाइम पे कुछ और हो जाती। हाँ। बट जब हम क्लास में जाते हम कुछ और कर ही नहीं सकते। क्लास में वो 1 घंटा हमें वही उसी काम के लिए डिवोट करना है। फिक्स कमिटमेंट होता है वो। सही है, वो सही है। नीता जी, ये जो लेट कंसीव कर रहे हैं 35 के बाद, क्या रिस्क होती है उसमें? इज़ इट सेफ, या क्या करना चाहिए? मतलब अगर जो कर रहे हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली 30 के बाद और 35 तो काफ़ी लेट हो जाता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उन कपल को, क्योंकि वैसे ही वर्किंग रहते हैं दोनों,
हस्बैंड वाइफ वर्किंग रहते हैं, स्ट्रेस लोड बढ़ा रहता है। बहुत जल्दी, अगर आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत कम उम्र में लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस बीमारियों से अभी वो जूझ रहे हैं। तो ये कपल में से किसी को अगर डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो उसका इफ़ेक्ट वो फीटस पे तो पड़ने ही वाला है, गर्भ में बच्चे में पड़ने वाला है। प्लस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फीमेल के लिए भी, गर्भवती माता के लिए भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। प्लस बच्चे की हेल्थ को लेके, फिज़िकल मेंटल हेल्थ को लेके बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो आइडियली अगर देखा जाए तो इट शुड बी बिफोर 30-32 के पहले कंसीव करके बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। मतलब मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल सारे ही हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस शुरू होते हैं आफ्टर 35। तो जैसे आपने कॉम्प्लिकेशन और चैलेंजेस की बात कही, तो और बीच में आपने बॉडी के इश्यूज़ को बात आपने कही, क्या ये डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो कुछ ऑनलाइन गूगल पे दिखता रहता है कि बिफोर कंसीव डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, क्या ये ऐसे कोई चीज़ कोई हेल्प करता है जेन्युइनली? ये क्या होता है ये? हाँ, मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें जो आयुर्वेदा का जो स्ट्रीम है उसमें पंचकर्मा करवाते हैं। तो मैं भी अगर बहुत समय से अगर किसी कपल को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो मैं उनसे ज़रूर कहती हूँ कि आप पंचकर्मा करके आइए, अपनी बॉडी को अच्छे से आप डिटॉक्स कर लीजिए। जब हम डिटॉक्स कर लेते हैं, बट उसके बाद ये नहीं कि इधर हमने डिटॉक्स किया और बैक टू रूटीन हम वही जंक फूड एंड एवरीथिंग वो सब खाना शुरू कर देते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वो बॉडी को हम थोड़ा रॉ फूड, नेचुरल फूड खाने में, हील करने में हेल्प करते हैं तो ये कंसीव करना आसान हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन डज हेल्प अ लॉट इन कंसीविंग। और आपने सही कहा, ये मतलब फूड हैबिट तो बहुत ही ज़्यादा खराब, लाइफस्टाइल हैबिट जो चेंज हुए, फास्ट लाइफ हो गई है, बिजी लाइफ हो गई है, मन चाहा ऐप खोल लिया, ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया। तो कुछ पकाने का स्ट्रेस नहीं है, कुछ पकाने का, आई वुड नॉट से स्ट्रेस, मुझे लगता है को एफर्ट्स नहीं लेना चाहते लोग आज के ज़माने में। और जंक का एक फैड बन गया है, ऐसा लगता है कभी कभी। तो मेरी एक मित्र है, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो बोलता है कि जब तक कि ये लोग फैड जो है ये जंक का, जितने अच्छे से बोलते हैं जंक, लेकिन अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो आप, जंक का मतलब है कूड़ा, कूड़ा कचरा। तो बोलो अगर आप ये लाइन कहो कि मैं रोज़ कूड़ा कचरा खाता हूँ तो कैसा लगेगा, वुड यू बी हैप्पी? सो आई थिंक वो साइकोलॉजिकल चेंज की ज़रूरत है कि जंक खाना बंद करना चाहिए। और जब घर में खाना बनता है ना तो वो इतना प्यार, इतना इमोशन रहता है उसमें कि पूछो नहीं। आप देखो कि घर का खाना में टेस्ट अलग रहता है, वो आप बाज़ार से लेके आइए, टेस्ट में तो फ़र्क रहता है। उसमें प्यार होता है, स्वाद होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, बहुत सारा, वही सारे गुण आते हैं। नीता जी, इसी के साथ अगर हमने आजकल रिसेंट इसमें काफ़ी ये देखा है ट्रेंड कि ज़्यादातर लोग ओनली वन चाइल्ड पे आके रुक जाते हैं। तो आई डोंट नो ये क्या माइंडसेट है, इज़ इट अ माइंडसेट, इज़ इट अ प्रैक्टिकल चैलेंज, इज़ इट अ फियर ऑफ अ सेकेंड चाइल्ड, और इज़ इट तो आपके हिसाब से क्या है, सिबलिंग होना चाहिए? क्योंकि जो एक सिंगल चाइल्ड होता है वो तो हमेशा कहता है कि यार मम्मी पापा मुझे मेरा भाई है, मेरी बहन कब मिलेगी। बट आई थिंक देयर मस्ट बी सम रीज़न। बट आपके विचार से क्या सही है? हाँ, मैं भी बहुत सारे कपल्स को जब मिलती हूँ तो मैं वही पूछती हूँ, अभी आपका बच्चा बड़ा हो गया है? सेकेंड, नहीं, अभी नहीं। तो कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई है कि जैसे मैंने कहा कि अभी कपल्स, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो पहला बच्चा होता है तो ब्रेक लेते हैं अपने करियर से, प्रोफेशन से, कहीं पे भी वो है, कुछ जॉब कर रहे हैं। फिर सेकंड चाइल्ड आएगा तो उनको ये डर रहता है कि फिर उसके साथ फिर ब्रेक लेना है, फिर फाइनेंस कैसे काम करेंगे, मतलब ये डर उनको बहुत सताता है। और फिर सेकंड चाइल्ड को हम संभाल पाएंगे क्या नहीं। देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कौन से पहलू को ज़्यादा देख रहे हैं। जिनके एक बच्चे हैं वो बोलते हैं हम बहुत खुश हैं, आराम से घूम फिर रहे हैं, सब कुछ है,
तो उनको ऐसा लगता है एक बस है। जो दो हैं वो बोलते नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, लड़ते झगड़ते हैं बच्चे, बट फिर पता नहीं कैसे आगे होगा इन लोगों का। तो क्या करें, ये कन्फ्यूजन उनको बहुत रहता है। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूँगी यस, 2 बच्चे होने चाहिए। आप least, इमेजिन हाँ। करिए ना कि सिंगल चाइल्ड है, मम्मी पापा चले गए, क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी को दुनिया से जाना है। तो मम्मी पापा अगर नहीं रहे तो वो सिंगल चाइल्ड को पूरे विश्व में अपना ब्लड अपना कोई है ही रिलेशन नहीं। बोलने के लिए कोई नहीं बचता है। मतलब जो हम देखते हैं, अभी मेरे दोनों बेटे हैं, जवान है दोनों, कई बातें ऐसे होती है कि वो मेरे साथ नहीं शेयर कर पाते, बट शेयरिंग ज़रूरी है। वो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, वो रिलीफ मिलता है। छोटा कभी बड़े को समझाता है, बड़ा कभी छोटे को समझाता है, तो एक बॉन्डिंग भी क्रिएट होता है। तो शेयरिंग, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, कि उनको चाहिए कि हम किसी के साथ बात करें। तो इसके लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो यस, 2 चिल्ड्रन यू शुड हैव, होने चाहिए। और क्या वो घर में अकेले अकेले रहते, अभी हम लोग ज़्यादा करके बिल्डिंग्स में रहते हैं। आजकल जो किस्से भी हम लोग इतना सुनते हैं बाहर क्या हो रहा है, तो हम बच्चों को जल्दी बाहर खेलने के लिए भी नहीं भेजते कि नहीं, कंटिन्यूस उनके ऊपर वॉच रखना पड़ता है। थोड़ी देर अगर इधर उधर ध्यान चला गया, कहाँ बच्चा चला गया या क्या हुआ बच्चे के साथ, बोल नहीं सकते। वो डर सताता है, तो बच्चा खेलेगा किसके साथ? खेल खेल के खेलेगा किस? मम्मी पापा कितनी देर खेलेंगे? और सिबलिंग होना ये एक अलग ही मज़ा है। I've got a younger brother। हम लोग बचपन में बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, ऐसा नहीं था। और हमको मम्मी पापा से डांट भी पड़ती थी बहुत। और मैं बड़ा हूँ तो अक्सर बड़े को ज़्यादा डांट पड़ती है। पर आज हम दोनों में इतना प्यार है, एक दूसरे में समन्वय है, एक दूसरे को समझते हैं। ऐसे ही I've got 2 children, तो दोनों बहुत झगड़ा करते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बिना चलता नहीं है। तो वो जो प्यार जो देखते हैं वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं कि नहीं ये ऐसा है, नहीं आप इसको मत डांटो, आप इसको कुछ मत करो। बिल्कुल। स्कूल से मैं आया हूँ तो मैं छोटे भाई के लिए ये लेके आया हूँ। तो वो प्यार, वो स्नेह, वो एक अलग ही लेवल का है। सो दैट इज़ समथिंग आई टोटली अग्री विथ व्हाट यू से कि, और ये प्यार और स्नेह देखने के लिए वो छोटे से कष्ट अगर हमें करने पड़े तो आई थिंक एक माता पिता को करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, ये मेरे विचार से। या मैं भी यही बोलती हूँ कि 2 बच्चे होने चाहिए। हाँ। फिर क्या होता है, अगर समझो सिंगल भी चाइल्ड है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको ओवर पैम्पर करते हैं। इसके लिए नहीं तो किसके लिए, हम इतना सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, इनके लिए तो करे, इसके लिए तो करे। वो ओवर पैम्परिंग में वो बहुत बिगड़ जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बच्चों को मैं आजकल देख रही हूँ। हाँ, आई हैव सीन ये न्यू कपल्स, आई थिंक पता नहीं क्यों, बट दे फील एज इफ कि इनको पैम्पर ही करो बस। बहुत दैट इज स्पॉइलिंग द हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन। यस। नीता जी, जैसे हम दूसरे बच्चे के विषय में बात कर रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ चांस, चॉइस होता है। कई बार हम लोग ऐसा सुनते हैं कि भाई एक्सीडेंटली एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है। क्या विचार है आपके इसके बारे में? अगर वेदर इट इज़ अ फर्स्ट और सेकंड, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होनी चाहिए, प्रेगनेंसी बाय चांस होनी चाहिए, और अगर एक्सीडेंटल होती है तो क्या करना चाहिए? ओके, तो आपका ये प्रश्न है, उसके 2 भाग में मैं उत्तर दूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। ये मैं अक्सर ही कहती हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही पेज पे होने चाहिए, दोनों का विचार होना चाहिए, दोनों सहमत होने चाहिए कि यस हमें बच्चा चाहिए। एक सही समन्वय होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, 9 महीने अच्छा खासा बड़ा पीरियड रहता है, छोटा पीरियड नहीं रहता। इस दौरान महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी अचानक खुश होती, कभी अचानक सैड फील करती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जब वो थोड़ी सी परेशान होती है, मूड ख़राब होता है, तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने हस्बैंड के पास जाती है। वो उनको बताने की कोशिश करती है कि देखो मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं बहुत ऐसा लो फील कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। और उस समय अगर हस्बैंड की मर्जी नहीं थी, बच्चे के लिए अभी वो प्रिपेयर नहीं थे, तो उनकी तरफ से जवाब आएगा, तुम्हें बच्चा चाहिए था, तुम देखो, मैंने तो पहले ही बोला था।
तो ये नहीं, ये बहुत हर्ट होता है। हालांकि उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद जो मैंने देखा है, अनुभव किया है, पापा ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे को, मम्मी से भी ज़्यादा पापा बहुत ज़्यादा करते caring हैं, बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बन protective, जाते caring हैं। हो जाता है, हाँ, right. भले वो इस समय नहीं दे, बट ये 9 महीने का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड रहता है। करेक्ट करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अक्सर लोग जैसे उनको रियलाइज़ होता है तो पहला थॉट तो कई लोगों को मैंने सुना है ऐसा कि वो सोचते कि भाई गिराना चाहिए बच्चा, या अबॉर्शन जहाँ पे भी लीगल है, ये लीगल प्रैक्टिस जहाँ पे भी एक्सेप्टेड है, मतलब एज ए लॉ, तो वहाँ पे सोचते हैं लोग। तो कई बार ऐसे जहन में विचार आता है कि अरे जब हम किसी एक छोटे से मकड़ी को भी मारने का सोच नहीं सकते, वहाँ पे आप इतनी बड़ी जो भगवान ने आपको जो एक गिफ्ट दी है उसको आप कैसे कर सकते हैं? बट एनीवेज, आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। या मैं वैसे भी बोलती हूँ कि एक बार एक IVF सेंटर का चक्कर विजिट मार के आइए, या एंड यू कैन सी द स्ट्रेस, यू कैन सी द कितना स्ट्रेस, कितना पेन, और उसके बाद भी ये अश्योरिटी नहीं है कि ये IVF साइकिल के बाद सच में कंसीव कर पाएंगे। राइट, ट्रू, देयर इज नो गारंटी No अबाउट इट। मतलब कितनी उम्मीदों से वो कपल वहाँ पे रुके रहते, कितने कितने घंटे, और किन किन तकलीफ़ों का सामना करते हैं। तो दिया है, उसे स्वीकारिए एंड बी हैप्पी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो नीता जी, जैसे एक्सीडेंटल हुआ या प्लान और चॉइस से जो भी हुआ, जैसे ही कंसीव होता है तो ये वर्ड मैंने काफ़ी बार सुना है, ट्राइमेस्टर। ये क्या होता है? मतलब स्पेशली जो नए हैं उनको मालूम नहीं, या उनको थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ सुना हुआ है, क्या थोड़ा ज्ञान में आप उनके एनहांस कर सकते हैं, उनका नॉलेज एनहांस कर सकते हैं ट्राइमेस्टर के विषय में? एक्चुअली अगर कहीं पे आप जाओगे गायनेक के पास या जहाँ भी मैटरनिटी होम है, आप 3 ट्राइमेस्टर के बारे में सुनते हैं। ट्राइमेस्टर मतलब हर 3 महीने का जो पीरियड रहता है उसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फर्स्ट 3 मंथ इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड 3 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड थर्ड 3 मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर। आई टॉक अबाउट द 4th ट्राइमेस्टर ऑल्सो। 4th? या ये क्या नया है? हाँ, तो ये आगे थोड़ा और हम आगे जाएंगे तब उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। बट हर ट्राइमेस्टर में एक अलग डेवलपमेंट फीटस की होती है। जैसे पहले 3 ट्राइमेस्टर अगर आप देखोगे कि पहले 3 महीने घर के सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उस गर्भवती महिला को कि आप अभी ये कहीं भी डिक्लेयर मत करिए कि आपको अभी बच्चा होने वाला है। अच्छा। उस समय थोड़ा अटपटा लगता है, बुरा लगता है कि इतनी खुशी की बात है और आप बोलते हैं दुनिया को नहीं बना, हाँ। क्योंकि 3 महीने फीटस को लगते हैं अपने आप को अच्छे से होल्ड करने में। हाँ, ये हम कह नहीं सकते कि फीटस और हमारा जो यूट्रस है उतना स्ट्रांग है उसको होल्ड कर सके। कभी कभी वीक रहता है तो वो छोड़ देता है। तो जब 3 महीने हो जाते हैं इतना, इसका मतलब फीटस ने अपने आप को अच्छे से होल्ड कर लिया है। फिर हम दुनिया को बताने जाते हैं तो 2nd ट्राइमेस्टर में, ताकि दुनिया को पता चलता है। तो मतलब कई लोग इसको एक क्या बोलते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स ऑस्पिशियस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं कि 3 महीने पहले बताना नहीं, क्योंकि ऐसे ऑर्थोडॉक्स ऑस्पिशियस माइंड्स है। बट साइंटिफिक रीज़न, जैसे अभी आपने बताया कि फीटस का होल्डिंग होता है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, समझो अभी कोई गर्भवती महिला ने कंसीव किया, 2nd मंथ ही दुनिया को बोल दिया, अनफॉर्चुनेटली, मैं बोलूँगी नहीं होता ये, अनफॉर्चुनेटली वो फीटस अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, उसने छोड़ दिया। हाँ। बट ये जिनको भी वो गुड न्यूज़ दिया ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, हाँ। मतलब वो इतनी बार वो क्वेश्चन पूछे जाते, वो प्रश्न पूछे जाते जिसका इम्पैक्ट हमारे, हाँ, साइकोलॉजिकल बहुत असर करता है। और उस स्त्री पे फिर वो उसका एंटी इफेक्ट हो जाता है। यस, एब्सोल्युटली राइट, वही कारण है। खुद के प्रोटेक्शन के लिए उनको ये करना चाहिए कि भाई हाँ, थोड़ा एक्साइटमेंट पकड़ के रखिए। और ये चीज तो ऐसी है कि छुप नहीं सकती, आप कितनी भी कोशिश करो वो बम्प तो दिखने ही वाला है। 2-3 महीने के बाद और ज्यादा दिखने ही वाला है। करेक्ट। तो ये छुपाने वाली बात नहीं, बट इतना है कि हाँ, 3 महीने के बाद तब तक फीटस ने होल्ड कर लिया है अपने आप को, अब दुनिया को पता चलने दीजिए। जैसे फीटस का होल्डिंग और स्ट्रेंथ, और ये इसमें कोई ऐसे साइंटिफिकली कोई ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे योगा या फिर कुछ एक्सरसाइज या फिर सनलाइट का एक्सपोजर? आपने मुझे कुछ बात बताई थी पहले, शुरू होने से पहले, कि सनलाइट का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। थोड़ा उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? हाँ,
योगा एंड एक्सरसाइज मैं कहूँगी कि आप पहले आपके गायनेक को पूछिए कि प्लाजेंटा कैसे है। अगर प्लाजेंटा लो लाइंग रहेगा तो कोई भी एक्सरसाइज योगा के लिए वो भी मना करते हैं। हाँ, ओके। अगर प्लाजेंटा की पोजीशन ठीक ठाक है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजर हो तो ये एक्सरसाइज के लिए जाइए, वरना सिंपल वॉक इज़ ऑल्सो गुड। और मैं जब मेरे पार्टिसिपेंट्स को वॉक के लिए बोलती हूँ तो मैं तो बोलती हूँ हाथ पकड़ के जाना, हस्बैंड वाइफ दोनों। बच्चा किसी एक की वजह से तो दुनिया में नहीं आता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। तो मैं उनको बोलती हूँ हाथ पकड़ के वॉक के लिए जाना आप। और मॉर्निंग टाइम मच बेटर, क्योंकि पंप बड़ा होता है तो इवनिंग में हमारे रोड्स कैसे है पता नहीं चलता है। तो मॉर्निंग टाइम तो कई बार वो ऐसे बड़े क्वेश्चन के साथ देखते हैं हाथ पकड़ के। अभी हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, हमारी शादी क्या नई नई हुई है, आप बोलते हमें हाथ पकड़ के जाइए, लोग क्या बोलेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं, वो मराठी में बोलते यांचं प्रेम होतू जाते हैं, बस इतना ही बोलेंगे। क्या होता है जब हस्बैंड हाथ पकड़ता है अपनी वाइफ का तो वो वाइफ को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होती है, सारे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाँ। तो ये फील गुड हार्मोन्स खाली उनकी बॉडी में नहीं है, वो उस बेबी तक को भी मिलते हैं, उस अनबॉर्न चाइल्ड के the तक way भी you पहुंचते think, the way you feel, that passes on to the next. हैं। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है सनलाइट। तुषार जी, एक बात देखी गई है कि जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती है ना, उसकी हमें कदर नहीं रहती। So true, so true. भर भर के हमें सूरज की रोशनी मिलती है, सूरज से हमें पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है, बट वो फ्री में है ना, इसके लिए नहीं। बट प्रेगनेंसी के अलावा भी मैं अभी सबको कहती हूँ कि सनलाइट में ज़रूर बैठिए, वो भी सुबह 7 से 8 के बीच में आधा घंटा आपको जैसे समय मिलता है, आपका जो वूम है वो सन की रेस उसके ऊपर पड़नी चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। विटामिन डी हम लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, मतलब अभी इस उम्र में मैं भी लेती हूँ, तकरीबन अभी सभी को लेने हैं। प्रेगनेंसी में तो वैसे भी लिए ही जाते हैं। हाँ। डॉक्टर्स गायनेक रिकमेंड ही करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि जितना वो कैल्शियम चाहिए रहता है वो फूड से अलोन नहीं मिलता है। तो इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर हम लेते हैं विटामिन डी, हम सनलाइट से भरपूर मात्रा में हमें मिलता है, तो ये एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो फीमेल के जो बॉडी में बोन्स हैं उनके लिए तो अच्छा है, प्लस अभी तो बेबी के भी तो बोन्स बन चुके हैं, तो वो कैल्शियम का कुछ भाग उसके अंदर भी गया हुआ है, फीटस के पास भी गया, तो उसके भी एब्जॉर्प्शन के लिए ये सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ और बेनिफिट्स मैं सनलाइट के बोलूँगी। सनलाइट में अगर आप बैठते हो तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप प्री मैच्योर बेबी को जन्म नहीं देते हो। ओके, दैट हेल्प्स यू टू एंजॉय फुल टर्म प्रेगनेंसी। एंड ये अच्छा भी होता है बच्चे के लिए, अगर फुल टर्म प्रेगनेंसी में बच्चा जन्म लेता है तो। अभी आप देखिए कि जितने भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं वो सबको ही रिकमेंड करते हैं। मेरे मम्मी भी गिर गए थे, फ्रैक्चर हुआ था, तो शी इज़ 75, तो बोले कि आप सनलाइट में बैठिए। ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये कॉमन बीमारियां देख रहे हैं हम, तो इनको अगर हमें अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है तो सनलाइट में बैठना ज़रूरी है। माई रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस चैनल विल बी कि घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, प्लीज़ सिट इन सनलाइट, एंजॉय द सन दैट यू हैव, क्योंकि बुजुर्गों को भी उतनी ज़रूरत है। घर का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हुआ तो पूरा घर हिल जाता है। करेक्ट। सबके लिए परेशानी है, ऐसा नहीं है कि दूसरों को परेशानी नहीं होती। हमारे माता पिता को दुख में तकलीफ में देख के हमें भी उतना ही दर्द होता है। हाँ। उतनी तकलीफ होती है। तो सिर्फ आधा घंटा सनलाइट में बैठना, इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल। आप जानोगे नहीं, आपको मालूम है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन यूरोप और वेस्ट में भारतीय लोगों से लोग जलते हैं, क्योंकि उनको सन बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, और वहाँ पर 8 महीने से ज़्यादा सिर्फ ठंड होती है, सन का एक्सपोजर मिलता नहीं है, कई सारे चैलेंजेस है बॉडी के। अदर देन ये तो हम
प्रेगनेंसी के विषय में बात कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल लैक ऑफ सन कैन कॉज टू मैनी चैलेंजेस टू योर बॉडी. जो कुदरत ने जो दिया है वो लेना चाहिए. मैं इस पे से एक किस्सा मुझे याद आया जब आप ये बता रहे थे. हाँ हाँ. मेरा एक कज़न है, वो अब्रॉड गया था. वहाँ पे वो अपने फ्रेंड के घर गया था जिसकी बीवी की डिलीवरी 8 दिन में होने वाली थी. तो वहाँ से मुझे कॉल करके बोलता है कि नीता तू गर्भ संस्कार के क्लासेस लेती है, तो ये जो मेरे फ्रेंड की बीवी है ना बहुत डिप्रेस्ड लग रही है, बहुत डिप्रेशन में है, तो तू उसको कुछ गाइड करना. मैंने कहा अभी 8 दिन में क्या हो सकता है. मैंने कहा अच्छा दो फ़ोन दो, मैं बात करती हूँ. तो उनको मैंने बोला कि अभी 8 दिन में ही आपकी डिलीवरी होने ही वाली है, तो तब तक आप क्या करिए, मॉर्निंग सन में बैठिए आप. एंड सेकेंड थिंग, नेचर में थोड़ा आप वॉक करिए. नेचर के बीच में अगर वॉक नहीं कर सकते तो जाके बैठिए, जिससे कि आपको अच्छा फील होगा. वो ज़ोर से हंसने लगे. मैंने कहा मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने पूछा उनसे. नहीं, बोले आपने गलत कुछ नहीं किया. कहा पिछले 2 महीने से यहाँ पे हमने सूरज देखा नहीं है, आने वाला और 1 महीना यहाँ पे सूरज नहीं दिखने वाला है. आपको सच कह तो सनलाइट का तो सवाल नहीं उठता. और प्लस मैं बाहर वॉक, नेचर भी नहीं जा सकती, बाहर वॉक नहीं कर सकती क्योंकि इतना स्नोफॉल है, पूरे रोड स्लिपरी हो गए जी. इनफैक्ट वो रिस्की है. हाँ, मैं यूके से हूँ और हमारे यूके में सनलाइट, अगर आप विंटर के सीज़न में अगर किसी दिन सनलाइट हो तो उस दिन ज़्यादा ठंड होती है. आसमान साफ़ है, ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन टू गो आउट. और अगर बाहर जाना है तो पूरा पैक होके जाना पड़ता है. सो आई मीन दैट इज़ व्हाई यू नो आई फील कि भारत में लोग जो फ्री विटामिन डी मिल रहा है वो नहीं लेते. सुबह का जो मिलना चाहिए, जो मिलता है, उसके वजह फिर उनको ये न्यूट्रिशन से लेना पड़ रहा है, यू नो, सप्लीमेंट के तौर पर. नीता जी, आप अभी जो बता रहे थे कि हाथ पकड़ के चलो तो वो फीलिंग आती है, माता को अच्छी फीलिंग आती है. जो गर्भवती महिला है अपने हस्बैंड क्या हाथ पकड़ के जब वो चलती है, हस्बैंड, तो एक अच्छा बॉन्ड का एक रेफरेंस आपने कुछ दिया था. और आपने फिर कनेक्शन, वही फीलिंग ट्रांसफ़र होती है फीटस को, उसका भी एक रेफरेंस दिया था. वो एग्जैक्टली क्या है, वो थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर सके तो. मतलब क्या आप इशारा एक सही बॉन्डिंग की कर रहे हो या दीज आर जस्ट अ बेसिक प्रैक्टिसेस? क्या एग्जैक्टली आपका क्या इशारा था? एक्चुअली जब हाथ पकड़ के चलते हैं ना तो वो गुड टच रहता है. हाँ, हस्बैंड का टच है तो वो गुड टच ही रहता है. और जब गुड टच हमारे बॉडी को टच होता है तो फील गुड हार्मोन्स यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन काफ़ी मात्रा में रिलीज होता है हमारी बॉडी में. राइट. तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिर्फ एक गर्भवती महिला के ही शरीर में नहीं फैल रहा है, वो फीटस तक भी जा रहा है. Right. तो फीटस भी उतना ही खुश हो रहा है. Right. मतलब जो मैं कहूँगी कि हैप्पी मदर गिव्स बर्थ टू हैप्पी चाइल्ड. करेक्ट. तो ये मैं अक्सर कहती रहती हूँ. अब मेरे एक बहुत अच्छे कलीग, वो उन्होंने कहा कि मेरी अभी बहू प्रेग्नेंट है तो मैं चाहता हूँ कि तो उसके क्लास ले. मैंने कहा ओके ठीक है. वो मुंबई में रहते, ये नासिक में रहते थे. तो जैसे उनका फर्स्ट चेकअप हुआ तो पता चला ट्विन्स हैं. बहुत खुशी थी घर में कि पहले ही कंसेप्शन है, फर्स्ट बार कंसीव किया एंड इट इज़ ट्विन्स. बट डॉक्टर ने कहा कि 3 months बेड रेस्ट. तो यहाँ से मदर इन लॉ नासिक से मुंबई गए कि मैं अच्छे से देखभाल करूँ मेरे एज अ मैटर ऑफ केयर. या तो वहाँ पे जाने के बाद मदर इन लॉ के साथ भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन. तो बोले कि ये 3 महीने जैसे इनके ख़त्म हो जाते हैं, डॉक्टर बोलते ना अभी अगर वो ट्रैवल कर सकते तो मैं उनको नासिक लेके आऊँगी. ओके. तो मैंने कहा आप उनको लाने से पहले पूछो वो कहाँ रहना चाहती है. राइट. वे मुंबई में रहना चाहती है नासिक में. तो बोले मैं कैसे पूछूं. मैंने कहा अच्छा रुको, मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं पूछ सकती हूँ. हाँ. तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप नासिक आना पसंद करोगे? तो ये सोच रहे हैं हम लोग कि आपको नासिक लेके आएँ. तो बोले नहीं, कुछ भी हुआ तो मैं नासिक नहीं आऊँगी. मैंने कहा क्यों? नहीं, बोले मुझे ये पूरा जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी है मुझे मेरे हस्बैंड के साथ एंजॉय करना है. नासिक वो आएंगे मुझे मिलने के लिए, बट वो फ्राइडे शाम को आएंगे, सैटरडे रुकेंगे, संडे वापस चले जाएंगे. यहाँ आने के बाद फैमिली के साथ बातें करो, फ्रेंड्स को मिलो. तो मेरे लिए कितना समय रहने वाला है.
हाँ तो मुझे अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा मैं करूँगी, बट मुझे उनके साथ रहना है। करेक्ट। जो एक बॉन्डिंग ये क्रिएट हो रहा है जब दोनों एक साथ रह के कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज मैं उनको बोलती हूँ, कुछ टेक्निक्स बोलती हूँ, तो जब दोनों एक साथ करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो अक्सर मुझे बोलते, पता है आपको इन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने की है, आपको पता है इन्होंने नहीं की, तो दोनों एक दूसरे की ऐसे नोकझोंक मजाक में भी वो शुरू करते, तो वो माहौल एक बहुत अच्छा हो जाता है। Correct. तो ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है। मतलब ऐसा भी होता है, मैंने सुना है कि जब माता पिता दोनों वो बच्चे से बात करते हैं जो अंदर है, तो बच्चा सुनता है, ये मैंने सुना है। एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, यू नो व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। और शास्त्रों ने कहा है कि जो बच्चा गर्भ में है इज़ वेरी क्लोज टू द फादर्स वॉइस, एंड इफ स्टोरीज, श्लोकास और मंत्रास सेड बाय फादर, इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बेबी इन द होम। क्या बात है नीता जी, ये मैं आपको पूछना भूल गया मैं। आप गर्भ संस्कार के विषय में अपने रेफरेंसेस कहीं दिए अभी, ये बताइए एग्जैक्टली होता क्या है ये गर्भ संस्कार, और क्या आजकल के जो पीढ़ी है उसको गर्भ संस्कार ऑप्ट करना चाहिए? जब प्रेगनेंसी है उसके फ़ायदे तो आपने थोड़े अभी तो गिना है, लेकिन दोबारा एक ब्रीफ अगर आप दे दें कि ये गर्भ संस्कार होता क्या एग्जैक्टली, उसके कुछ एग्जांपल्स दे तो बहुत अच्छी बात है। गर्भ संस्कार मतलब गर्भ में जो बच्चा है उसको हम फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअली डेवलप गर्भ में ही कर रहे हैं। राइट, ओके। ओके, साइंस कहता है, अभी तक का जो सर्वे किया गया है, कई अलग अलग लोगों ने इसका सर्वे किया है, तो ये पाया गया और ये देखा गया है कि 50% ऑफ द ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द वूम। राइट। तो ये अगर गर्भ में ही इतना सारी बढ़त होती है तो इसमें ही क्यों ना हम जो चाहिए वो सिखाएं। करेक्ट। गर्भ में ये देखा गया है कि गर्भ में रहते हुए हम बच्चे को जो कुछ भी सिखाते हैं वो उसके लिए फाउंडेशन रहता है, वो सारी ज़िंदगी उसको याद रहता है। अक्सर अगर आप देखते हो पुराने ज़माने में भी हमारे नानी दादी, घर के जितने बड़े बुजुर्ग थे, वो हमेशा गर्भवती स्त्री को कहते थे कि खुश रहो, खुश रहो। जितना वो खुश रहेगी, अंदर पल रहा बच्चा उतना खुश रहता है। तो माहौल कैसा होना चाहिए? खुशनुमा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे लिए गर्भ संस्कार नया नहीं है, हमारे वेदों में, उपनिषदों में इसका बहुत सारा उल्लेख किया गया है। अभी आप देखिए, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना कहाँ सीखी थी? शिवाजी महाराज राजा कहाँ बने थे? भक्त प्रहलाद कैसे हुए? लव कुश का पालन पोषण सीता मैया ने कैसे कहा था? तो ये एग्जाम्पल तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई भी भारतीय है जिसको पता नहीं है। तो गर्भ में रहते ही अगर उस समय उन्होंने सिखाया था, शरीर तो सेम है। आप बोलो कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, बाकी बहुत सारी चीज़ें बदल गई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बट जो शरीर है वो अभी तक, जब से हम देख रहे हैं कितने युग पुराना, वैसे ही चलता आ रहा है। 9 महीने ही लग रहे हैं बच्चे को पैदा करने के लिए। तो जब वो अच्छे संस्कार उस समय अपने बच्चे को दे सकते थे, तो आज हम भी दे सकते हैं। खाली ये हुआ कि कुछ बीच में समय ऐसा आया कि उसके ऊपर धूल बैठ गई है, वो धूल हम बाजू में कर रहे हैं और ये संस्कार हम इधर ही दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइंस है, कोई जादू नहीं, कुछ नहीं, साइंस है। सृष्टि का नियम है, जो चीज़ अंदर जाती है बाहर आने वाली है। कब, कहाँ, कैसे ना आप जानते ना मैं जानती हूँ, बट अंदर कुछ जाना तो चाहिए। तो ये देखा गया और ये पाया गया है कि जो भी महिलाएं गर्भवती जब होती है, उस अवस्था में जो भी उन्हें पसंद है, जो भी वो कार्य करती है, कुछ नया सीखती है, ड्राइंग है, क्राफ्ट है, निटिंग है, लैंग्वेज है, कुछ भी है, तो उसका असर उस बच्चे पे कभी ना कभी दिखता है। कब दिखेगा? बच्चे को ट्रांसफर होते हैं। राइट। दूसरा प्रश्न, यू शुड ऑप्ट फॉर गर्भ संस्कार। डेफिनेटली सुधार बीज में किया जाता है, पौधे में नहीं। करेक्ट। प्रमुख स्वामी जी ने ये बहुत सुंदर लाइन कही है, जब गर्भ में है आप जो चाहे वो सिखा सकते हो।
आप माहौल क्या दे सकते हो उसके ऊपर वो फिटस का पूरा डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अनीता जी, ये गर्भ संस्कार मतलब कोई सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जो करने होते हैं? हाँ, कुछ प्रैक्टिसेस रहती है। एक दो आप बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को एज एन एग्जांपल? देन आई थिंक ये तो काफ़ी बड़ा एक सेशन होता है, लेकिन उस बड़े सेशन का एक दो कोई ऐसी प्रैक्टिसेस दिखा सकते हो, बता सकते हो? सबसे जो इम्पोर्टेंट है और जो बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसे मैं वूम टॉक कहती हूँ, वूम टॉक कहती हूँ कि हाथ रख के आपको बेबी से बात करनी, गर्भ में जो पल रहा बच्चा उससे बात करनी है। राइट। जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं वैसे ही करनी है। अभी आप बताइए कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है और वो आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों है? क्योंकि आप उनके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप उनके साथ बहुत बातें करते हो, आप सब कुछ शेयर कर पाते हो, इसके लिए वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो हमें चाहिए कि बच्चा हमारे साथ सब कुछ शेयर करे, हमारी बात सुने, तो यहीं से हमें वो कम्युनिकेशन शुरू करना, एस्टैब्लिश करना है। राइट। और जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक तो वो सुनेगा नहीं और उसको समझेगा भी नहीं। जैसे आज का हमारा पॉडकास्ट शूट था, आपने कई दिन पहले ये डिसाइड किया था, हम दोनों ने एक दूसरे को कम्युनिकेट किया था, ये दिन पे, ये समय पे, ये जगह पे ये पॉडकास्ट होगा। आप भी तैयार थे, मैं भी तैयार थी। तो बस इसी तरह से हाथ रख के ये बेबी से बात करनी है, तो बेबी पूरा सुनता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं ज़रूर इस समय आपके साथ मेरे पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि पार्टिसिपेंट्स बोलते थे कि हमने कुछ वीडियोस देखे हैं कि बेबी वेव आउट करता है, क्लैप करता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ गर्भ में रहते करता है, बट ये तो सारे दूसरों के थे, क्या हमारे साथ भी ये पॉसिबल है? मैंने कहा करके देखो। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, ट्राई करके देखिए। तो उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स के मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक ने हाथ रख के कहा कि बेबी जब हम सोनोग्राफी के लिए जाएंगे मैं चाहूँगी कि तुम मुझे वेव आउट करना। बट मैंने कहा ये कब पॉसिबल होगा? बोलना जैसे ही मैं अंदर जाऊँगी ना, मैं हल्का सा टैप करूँगी स्टमक पे, उसके 2 मिनट के बाद आप वेव आउट करना। लिटरली वो बेबी ने वेव आउट किया। दैट वाज अमेजिंग। और सेम मतलब उसके 2 दिन बाद एक आए कि मैंने बोला था क्लैप करने के लिए, तो बेबी लिटरली क्लैप कर रहा था। तो वो सोनोग्राफी वाले डॉक्टर वही बोल रहे थे, देखो आपका बेबी कितना खुश है। और एक दो एग्जाम्पल्स मैं कहना चाहूँगी कि एक ने कहा था हाई फाई, तो बेबी ने लिटरली ऐसे एक मुट्ठ बंद रखी थी और एक हाथ ऐसा था कि अभी आप हाई फाई करो तो मैं ये नीचे करूँ। और एक कपल अभी काफ़ी समय के बाद उन्होंने कंसीव किया, बहुत खुश थे कि फर्स्ट टाइम हम हमारे बेबी को देखने वाले हैं सोनोग्राफी में कि वाकई में वो बेबी डेवलप हो चुका है अभी। तो बोले पहला जो इंप्रेशन बेबी ने दिया था जब हम उसको देख रहे तो लिटरली हाथ ऐसे थे उसके। तो बोले बस उधर ही हम दोनों इतना खुशी के आंसू हमारे आंखों से निकले। So true, you know, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, शायद मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं या वक्त कम रहेगा मेरे पास कि मैं आपके साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने आपसे कुछ समय पहले कहा कि अभी हस्बैंड्स भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक पार्टिसिपेंट ने मेरे साथ शेयर किया था कि हम जब पहली बार सोनोग्राफी करवाने गए थे तो हस्बैंड भी देख रहे थे, तो घर आने के बाद मैंने पूछा उनको कि बताओ ना बेबी कैसे दिख रहा था। तो उनका जो एक्शन था जस्ट लाइक अ सनशाइन, इट वाज दिस एक्शन। तो अभी भी मुझे गूज़बम्स आते। बोले मैं ये कम से कम उनको 10 बार पूछती हूँ मुझे बताओ, और वो 10 बार ऐसे करते, मैं इतनी खुश होती हूँ पूछो नहीं। और पूरे 9 महीने ये चलता रहा उनका। इट वाज सो मच अमेजिंग। तो ये काफी इमोशनल होता है, ये स्टेट ही इमोशनल होता है मतलब आई डोंट नो बट यस आई डू गेट गूज़बम्स। तो गर्भ संस्कार यस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे बाहर आने के बाद, यकीन मानिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं पार्टिसिपेंट से भी सुनती हूँ देख रही हूँ कि बाहर आने के बाद उन्हें सिर्फ 20% मेहनत करनी पड़ रही बच्चे के साथ, यहाँ पे उन्होंने पूरी मेहनत कर ली थी। परफेक्ट। तो जब अगर आपको कहीं पे पता चलता है कि कहीं पे गर्भ संस्कार का कुछ वर्कशॉप हो रहा है, ज़रूर अटेंड करिए। करेक्ट।
अगेन माय सजेशन, मतलब कई बार मुझे पूछा बोलते हैं कि यूट्यूब पे तो अवेलेबल है, यहाँ पे तो अवेलेबल है। अग्री टू इट। आज मैं भी आपको किसी सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब बोल रही हूँ, बट हर किसी का अनुभव बहुत सारा रहता है। मतलब यहाँ से जब हम ये सारा नॉलेज लेते हैं, इसका मतलब इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू अ हॉस पाइप। करेक्ट। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? ये हमारा पहला एपिसोड है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिख के बताइए आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं। एक कॉमन प्रेगनेंसी के रिलेटेड हमने ये एक सवाल जो नॉर्मली हर नए कपल के दिमाग में होते, इस विषय पे आज हमने इस पे चर्चा की है। दूसरा एपिसोड जो हमारा आ रहा है वो है गर्भ संस्कार पर। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।